हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। उसके 6 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आपने देख भी लिए होंगे। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हमने देखा था इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस आपको समझ आया होगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को भी हमने समझा था। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफ्रैक्शन के बारे में। तो पहले आप इंटरफेरेंस को देख लें अगर आपने नहीं देखा है तो, और अगर आपने लेक्चर देख लिया है तो अच्छी बात है, क्योंकि इंटरफेरेंस का लेक्चर आप देख लोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी डिफ्रैक्शन को समझने में। तो मैं उस लेक्चर की बातें नहीं करूंगा, वीडियो लेंथी हो जाएगा। मैं स्टार्ट करता हूं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? देखो सीधी सी बात यह है कि जैसे मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल देता हूं, डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। पढ़ के सुना देता हूं मैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द लाइट बेंड अराउंड द कॉर्नर ऑफ स्मॉल ऑब्स्टेकल और अपर्चर। यानी कोई भी स्मॉल ऑब्स्टेकल है, कोई अपर्चर है, अगर लाइट उस पर स्ट्राइक करता है तो लाइट बेंड होता है। लाइट बेंड होता है और बेंड होने के बाद जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन था, जहां पे आपने एक्सपेक्ट किया था शैडो बनेगा, उस शैडो रीजन में एंटर कर जाता है। और लाइट का जो बेंड होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, जब लाइट बेंड होता है, लाइट के बेंडिंग के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे आपने YDSE में डबल स्लिट लिए थे, क्योंकि उसका नाम ही था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यहां पर मैं सिंगल स्लिट का यूज करने वाला हूं। डिफ्रैक्शन में हम क्या करेंगे? सिंगल स्लिट लेंगे। तो सिंगल स्लिट किसकी तरह काम करेगा? तो कोई भी एक ऑब्स्टेकल या स्मॉल अपर्चर की तरह काम करेगा। ये हमने यहाँ पे सिंगल स्लिट लिया है। स्लिट तो आप समझते ही हैं, आपको पहले बता चुका हूं मैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक पेपर है और एक ब्लेड से आप उसको इस तरीके से एक लाइन बनाते काट दें उस पेपर को, तो एक पतली स्लिट बन जाएगी। या फिर एक तरीका और है, आप ब्लेड लें, 2 ब्लेड, एक ब्लेड के ऊपर दूसरा ब्लेड आप रखें, तो दोनों के बीच में जो थोड़ी सी जगह बचेगी, स्मॉल जो आपको मिलेगी नैरो, उसको हम बोलेंगे स्लिट। तो आप समझ गए होंगे स्लिट का मतलब क्या है। अब ये मान लो आपका पेपर है और लाइन मैंने इस तरीके से बनाई, तो आपको पूरी लाइन दिखाई नहीं देगी। आपको क्या दिखेगा? यहां पर थोड़ी सी आपको दिखाई देगा यहां पर, तो वो मैंने यहां पे बना लिया। ये क्या है? स्लिट है। चलिए अच्छी बात है। लेकिन डायग्राम में थोड़ा सा स्लिट बड़ा कर देता हूं मैं, क्योंकि हमें डायग्राम अच्छा समझ आए। तो ये रियल में देखेंगे आप तो स्मॉल स्लिट होगा, नैरो स्लिट होगा, बट यहां पर मैंने थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा दिया है। तो आप ये समझ लो मैंने जूम कर दिया उसे। अब लाइट इस तरफ से आता है, तो मान लीजिए कि हमारे पास इस तरीके से लाइट रेस आते हैं और ये लाइट रेस इस स्लिट से पास होगी। तो यहां पे देखो, यहां से लाइट तो पास हो नहीं पाएगी, लाइट इस स्लिट से पास होगा। और स्लिट कैसा है? बहुत ज्यादा थिन है, नैरो स्लिट है। तो इस स्लिट से लाइट पास होगी और सामने मैं लगा देता हूं कोई भी एक स्क्रीन लगा दिया। अब मेरा जो एक्सपेक्टेशन था वो ये था कि यहां पे लाइट टकराएगा, ओपेक बॉडी है तो लाइट पास नहीं हो पाएगी, यहां से भी लाइट पास नहीं होगी, लाइट यहां से पास होगी। तो लाइट अगर यहां से पास होगी तो लाइट चलता है स्ट्रेट लाइन में। अगर आप इसको पार्टिकल मान रहे होते तो स्ट्रेट लाइन में चलता और लाइट सीधे टकराता। तो इस नैरो स्लिट से लाइट टकराता यहाँ पर सामने स्क्रीन पर, और यहाँ पे बन जाती, यहाँ पे ब्राइट आपको मिल जाता। क्या मिलता? ब्राइट। लेकिन चूंकि यहां पर तो ये क्या है, लाइट यहां पहुंच नहीं पाएगी, तो यहां पे शैडो बनना चाहिए था। ये मैं आपको एक्सपेक्टेशन बता रहा हूं कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो यही था कि लाइट जब स्लिट से पास करोगे तो स्लिट से पास होने के बाद जस्ट सामने जाके लाइट टकराएगी तो यहाँ पे ब्राइट दिखेगा, बाकी यहाँ पे शैडो बन जाएगी, यहाँ भी शैडो बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन हो जाएगा। ये हो जाएगा ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रियल में हुआ ये कि जब लाइट को आपने स्ट्राइक किया किसी ऑब्स्टेकल से, स्मॉल अपर्चर के साथ या कोई भी स्मॉल स्लिट में, तो नैरो स्लिट से जब लाइट को स्ट्राइक करते हैं, पास करते हैं, तो ये साइज इसका इतना छोटा है कि यहां पे लाइट बेंड हो जाएगा। लाइट सीधा नहीं जाएगा, लाइट बेंड होगा। और जहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये क्या था? शैडो रीजन था। तो शैडो रीजन के अंदर लाइट एंटर हो जाएगी। तो इस तरीके से लाइट बेंड होगा। यहां से भी देखिए लाइट बेंड होगा और बेंड होने के बाद कहां पे एंटर कर जाएगा? ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में। इसमें लाइट एंटर होगा।
एक्चुअल में ऐसा होगा। तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि लाइट सामने टकराना चाहिए क्योंकि लाइट चलता है स्ट्रेट लाइन में, बट आपको तो मालूम है कि लाइट वेव की तरह बिहेव करता है अगर ऑब्जेक्ट स्मॉल साइज का हो। स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट के लिए लाइट अपना वेव नेचर शो करता है, तो यहाँ पे हमने स्मॉल साइज का लिया है तो लाइट ने अपना वेव नेचर शो किया और लाइट बेंड हुआ, और जो बेंडिंग ऑफ लाइट हुआ और जिसकी वजह से लाइट शैडो रीजन में एंटर हुआ, और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब आपको समझ आया होगा कि द लाइट बेंड अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ स्मॉल ऑब्स्टिकल और अपर्चर एंड एंटर इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। ये किस में एंटर कर जाएगा? ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में। तो हमारा एक्सपेक्टेशन था यहां से यहां तक शैडो बनेगा, लेकिन लाइट उसमें एंटर हुआ, और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। अब यहां पे एक बात और समझना कि ये जो शैडो रीजन है, अब एक्चुअल शैडो तो आपको यहां मिलेगी, तो ये बन जाएगा आपका शैडो रीजन। तो शैडो रीजन और यहां पर लाइट आपको मिलेगी, तो इनके बीच में कोई एक शार्प बाउंड्री नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगा? शार्प बाउंड्री नहीं रहेगी, यानी कि यहां पर आपको फ्रिंजेस मिल जाएंगी। फ्रिंजेस तो आप पढ़ चुके हैं YDAC के अंदर, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो अल्टरनेट मिलती हैं डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, यहां पर भी आपको मिलेंगी इस टाइप से। तो मान लो यहाँ पे कोई डार्क फ्रिंज मिलती है, डार्क के बाद फिर ब्राइट, फिर डार्क, तो इस तरीके से अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर ऐसा है तो देखो हमारा क्वेश्चन ये है कि डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस कब मिलती थी? तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या होता था? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर यहां पर भी आपको मिलती हैं अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, तो यहां पर भी क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं और मैं पे फ्रिंजेस बना के दिखाऊंगा आपको पहले की तरह। बताएंगे फर्स्ट ब्राइट कहाँ मिलेगा, सेकंड ब्राइट कहाँ मिलेगा, कहाँ पे उसकी पोजीशन आएगी, और जो फ्रिंज विड्थ है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, लीनियर फ्रिंज विड्थ, तो उसकी भी हम वैल्यू फाइंड करेंगे, एक फॉर्मूला निकालेंगे। चलिए ठीक है, इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमने डिफ्रैक्शन को समझ लिया है और अब हम समझते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ सिंगल स्लिट। देखो YDAC में आपने डबल स्लिट का यूज किया था, यहां पर आपको सिंगल स्लिट का यूज करना है। अब सिंगल स्लिट में देखो क्या होगा कि जब लाइट किसी सिंगल स्लिट से पास होगा तो कहीं पर आपको मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कहीं पर आपको मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये क्या बात हुई? यानी कहीं पर आपको ब्राइट मिलेगा, कहीं पे आपको डार्क मिलेगा, तो अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आपको यहां भी देखने को मिलेंगी। अब आप ये बोल सकते हैं कि YDAC में हमारे पास लाइट के 2 सोर्स थे, हमारे पास 2 स्लिट थी, तो लाइट दोनों स्लिट से आता है, और ये जो दोनों स्लिट की लाइट सुपरपोज होती है तो कहीं पर आपको मिलता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कहीं पे आपको मिलता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसकी कंडीशंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन यहां पर डिफ्रैक्शन में तो एक स्लिट है, और एक स्लिट है यानी कि लाइट का हमारे पास एक ही सोर्स है। जब लाइट का एक सोर्स है तो लाइट सुपरपोज कैसे होगी? क्योंकि लाइट का जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग लाइट सुपरपोज होता है और एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कहीं पर एनर्जी ज्यादा होती है, कहीं पर एनर्जी कम होती है। यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम है, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जहां पर एनर्जी मिनिमम होती है वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। लेकिन उसके लिए 2 सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, यहां पर तो आपको नहीं मिलेगा। एक्चुअली यहां पे क्या होता है डिफ्रैक्शन में कि जो इंटरफेरेंस देखने को मिलता है वो लाइट जो है कहां से आती है? एक ही सोर्स से आती है, लेकिन एक ही सोर्स के डिफरेंट पॉइंट से लाइट आती है। तो जो इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा, लाइट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सेम सोर्स, एक ही सोर्स के अलग अलग पॉइंट से लाइट आएगी और उनके बीच में डिफ्रैक्शन, उनके बीच में इंटरफेरेंस होगा। तो कैसे, इसको समझाते हैं। मैं यहां पे एक सिंगल स्लिट बना लेता हूं और इस स्लिट की जो विड्थ है उस विड्थ को हमने A मान लिया। पहले हमने D माना था। D क्या माना था? 2 स्लिट के बीच के गैप को D माना था। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो स्लिट है उस स्लिट की विड्थ को हमने A माना है। थोड़ा डिफरेंस है, याद रखना, फॉर्मूले लगभग सेम आएंगे बट थोड़ा सा अलग है। तो हमने ये मान लिया। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये जो स्लिट है इसके डिफरेंट पॉइंट्स होंगे और यहां से क्या होगा, लाइट पास होगा। तो लाइट कहां से आ रहा होगा? डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सेम सोर्स। तो एक ही सोर्स है लेकिन उसके अलग अलग पॉइंट से लाइट आएगी
और लाइट जब डिफरेंट पॉइंट से आएगा तो ये किसी पॉइंट पे आके मिलेगा, यानी कि सुपरपोज होगा। तो वहां पर अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर वहां पर एनर्जी मिनिमम है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इस बात को पहले ही क्लियर कर लो आप। जो आप आईडीएसई में देख रहे थे, लाइट जो है 2 सोर्सेस से लाइट आ रही थी, लाइट इज कमिंग फ्रॉम 2 सोर्सेस, और सुपरपोज हुआ था तो वहां पे हुआ था कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट डिफ्रैक्शन वाले केस में लाइट एक ही सोर्स से आएगा लेकिन अलग अलग पॉइंट से आता है। तो अलग अलग पॉइंट से जब लाइट आती है और जब वो मिलती है तो वहां पर होता है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए अब मुझे पोजीशन फाइंड करना है उनकी, तो मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन लगा देता हूँ। स्क्रीन का जो डिस्टेंस होता है सोर्स से उसको अपन d मान लेते हैं, और ये यहाँ पे सेंटर। अच्छा, सेंटर में क्या होगा, तो सेंटर का आपको मैं पहले ही बता दूं कि मान लो ये कोई भी स्लिट है, इसको अलग से नहीं बनाऊंगा मैं, और ये स्क्रीन है, ये सेंटर पॉइंट। अब लाइट मान लो इस वाले पॉइंट से, जो कि इस वाले पॉइंट पर है, यहां से लाइट यहां पहुंचेगी और लाइट इस पॉइंट से यहां तक पहुंचेगी। तो दोनों में पाथ का डिफरेंस कितना होगा? अरे भाई ये जो है बिल्कुल सेंटर में है, तो यहां से यहां तक का पाथ और यहां से यहां तक का पाथ तो बराबर होगा, पाथ दोनों का इक्वल है। तो पाथ डिफरेंस को हम लिखते थे डेल एक्स, तो डेल एक्स कितना हो जाएगा? 0। मान लो ये चला 2 मीटर तो ये भी कितना चलेगा? 2 मीटर। दोनों के पाथ में डिफरेंस 0 आएगा। और आप याद करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले केस कि अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो वहां पर क्या होता था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था। तो पाथ डिफरेंस 0 मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस n लैम्डा पे होता था। तो 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, उन सभी पर आपको मिलता था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पर सेंटर में आपको क्या मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि आपको सेंटर में ब्राइट मिल जाएगा। तो याद रखिए सेंटर में क्या मिलता है? ब्राइट। तो सेंट्रल ब्राइट आने के बाद ये जो सेंटर ब्राइट है कहां से कहां तक, इसकी विड्थ क्या होगी? भाई ब्राइट आएगा, ब्राइट फ्रिंज आपको मिलेगी तो इसकी कुछ ना कुछ विड्थ आएगी ना, मतलब कितनी थिकनेस होगी। अब ये तो देखो सामने यहां तक तो ब्राइट रहने ही वाला था, वो तो पहले से ही मालूम है, लेकिन लाइट एंटर हो गया और कहां हुआ? शैडो रीजन में। तो ये इतना जो आपको मिलेगा ये होगा यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट। डार्क मैंने कर दिया अभी आपको समझाने के लिए, बट ये क्या है? ये सेंट्रल ब्राइट है, बीच वाला। अगर ये मान लीजिए कि ये लाइट थीटा एंगल से, एंगल को बाद में समझाएंगे, छोड़िए। तो ये बीच में क्या आ गया? सेंट्रल ब्राइट आ गया। यहां पर आपको ब्राइट लाइट मिलेगी। अब इसके ऊपर, अब ये ब्राइट लग तो नहीं रहा क्योंकि मैंने डार्क कर दिया इसको, तो एक काम करता हूं मैं ब्राइट करके दिखा देता हूं। क्लियर? चलो ये हो गया सेंट्रल ब्राइट। अब यहां पर ऊपर जाओगे तो आपको पहला डार्क मिल जाएगा। क्या मिलेगा बताइए? फर्स्ट डार्क मिलेगा। फर्स्ट डार्क के बाद सेकेंड डार्क, उसके बाद थर्ड डार्क, इस तरीके से मिलेंगे। ये होगा आपका फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क। ये क्या है? फर्स्ट ब्राइट और ये सेकंड ब्राइट। ये सेंट्रल ब्राइट था, अब क्या? फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट, और ऊपर ये थर्ड ब्राइट। तो कुछ ऐसा ही नीचे भी बन जाएगा, यहां भी कुछ इस तरीके का बनेगा। तो ये दिमाग में कंसेप्ट बिठाल के रखें आप, ये तो होना ही है। देखो तो आपको मैंने क्या समझाया कि सेंटर में पाथ डिफरेंस 0 होता है। पाथ डिफरेंस 0 मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि ब्राइट मिलता है। तो कोई आपसे पूछ सकता है सेंटर में ब्राइट क्यों आया, तो उसका रीजन है क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 होता है। किसके बीच में पाथ डिफरेंस? इस एंड पॉइंट से लाइट आएगा, स्लिट के इस एंड पॉइंट से, और स्लिट के इस एंड पॉइंट से लाइट जाएगा। दोनों के बीच में जो पाथ का डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा। इसकी विड्थ क्या होगी? तो इसकी जो भी विड्थ है अपन फाइंड कर लेंगे अभी। सेंट्रल विड्थ अभी डेरिवेशन करने वाले हैं अपन, ये विड्थ हम निकाल लेंगे, बट सेंट्रल विड्थ आपको ये मिल जाएगी। इसके बाद आपको मिलेगा फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट और थर्ड ब्राइट। तो ये कहानी आपको समझ में आई। अब हमारा काम क्या है? हमें ये पता करना है कि कौन से नंबर का ब्राइट किस पोजीशन पे आने वाला है। तो पोजीशन फाइंड करने के लिए मैं एक पॉइंट मान लेता हूं, एनी पॉइंट पी। देखो सेम YDSE में जो हमने कैलकुलेशन किया था, सेम कैलकुलेशन यहां पे करना है, कुछ अलग नहीं है। देखो एनी पॉइंट P, कितना डिस्टेंस ऊपर है? तो सेंटर पॉइंट मान लो O, तो यहां से Y डिस्टेंस ऊपर जाने के बाद मैंने मान लिया कि एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पर कौन सा ब्राइट होगा, कौन सा डार्क होगा, ये मुझे पता करना है। चलिए कर लेंगे।
एक तरीके तो लीनियर पोजीशन है, आपसे बोल सकते हैं एंगुलर पोजीशन बताइए। तो एंगुलर में आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि यहां से कितना एंगल ऊपर जाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि थीटा एंगल ऊपर जाएंगे आप, तो थीटा एंगल ऊपर जाकर आपको मिल जाएगा। ये सेम डायग्राम नीचे भी बनेगा, वो मैंने नहीं बनाया अभी, अभी आप इतना समझ लें, वो सेम इस टाइप का बनेगा। तो ये सब कुछ हटा दिया जाए इसमें से, तो ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। देखो ये तो मैं सेंटर में लाया था ये समझाने के लिए कि सेंटर में पाथ डिफरेंस 0 होता है। फिर चूंकि लाइट बेंड होकर एंटर कर जाएगा शैडो रीजन में, तो ये मिलेगा आपको सेंट्रल लाइट। चले अब एक काम करते हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां भी ड्रॉ करते हैं हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन। चलिए ये आ गया। अब इस पॉइंट से हम लाइट को यहां पे ले जाते हैं, बिल्कुल सेम जो आपने YDSA में किया था, तो उसी टाइप से आपको करना है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि डायग्राम थोड़ा अच्छा बने और आपको समझ आए, और नहीं बनेगा तो फिर आप तो हैं ही बनाने के लिए। ये एंगल कौन सा है बच्चे, थीटा। ओके ठीक है। इसको मैं डॉटेड कर देता हूं। ओके, तो हमने देखो क्या किया, इस पॉइंट से आप लाइट रे को लेके जाएंगे, यहां पे मिला देंगे, इस वाले पॉइंट से भी मिला देंगे और सेंटर वाले से भी मिला देंगे। और आपको मैंने बता दिया था कि अगर दो पॉइंट काफी ज्यादा क्लोज हैं और लाइट ये पॉइंट काफी दूर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस था दोनों के बीच में ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है, अगर आप लाइट यहां से वहां तक ले जाओ या फिर यहां से वहां तक ले जाओ, तो ये दोनों लाइट रेस लगभग कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। नियरली कैसे होंगे, पैरेलल। तो यहां भी सेम केस है, ये जो आप लाइट रेस की बात कर रहे हैं, इनको कुछ पॉइंट नाम दे देते हैं अपन। चलो तो इसको P नाम दिया, इसको हम मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं D। तो AP एंड BP ये क्या हो जाएंगे, लगभग पैरेलल हो जाएंगे। और देखो अगर ये पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा एंगल हो जाएगा। आप यहां से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, जो कि हमने पहले भी किया था, दिस इज परपेंडिकुलर, और इसको नाम दे दो आप C पॉइंट। चलो इसको मैं C मान लेता हूं। अब हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल हमने थीटा माना था, तो लाइन पैरेलल है, तो फिर हॉरिजॉन्टल से इस वाली लाइन का एंगल भी थीटा होना चाहिए। तो ये एंगल जो आप देख रहे हैं वो कितना हो जाएगा, थीटा। अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है। अच्छा ये वाला एंगल कितना बचेगा फिर, तो ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अरे भाई ये पूरा एंगल 90 है कि नहीं, अब ये थीटा था, अब 90 में से थीटा को माइनस कर दो तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा आ गया। अब ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये एंगल थीटा होगा। अरे कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 होगा, और 90 में से आप ये माइनस कर देंगे 90 माइनस थीटा, पहले कई बार कर चुके अपन। 90 में से माइनस कीजिए 90 माइनस थीटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 90 प्लस थीटा, 90 कैंसिल, क्या बचेगा, थीटा। तो ये जो एंगल है ऊपर वाला, ये एंगल हमें कितना मिलेगा, थीटा मिल जाएगा। चलिए क्लियर, तो आपको मैंने समझाया कि यहां पे एंगल थीटा आएगा, बस अपना काम हो गया। अब मुझे ये बताइए कि ये एंगल थीटा है, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा। पाथ डिफरेंस कैसे निकालें भाई, लाइट A से P तक जाएगा और एक B से P तक जाएगा, दोनों के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है। अच्छा ये और ये तो बराबर होंगे क्योंकि आपने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, तो यहां से A से P तक का और C से P तक का पाथ तो बराबर है। इसके पास एक्स्ट्रा पाथ है जो उसने ट्रेवल किया, कितना ट्रेवल किया, BC के इक्वल, तो BC इसका एक्स्ट्रा पाथ है, तो पाथ डिफरेंस हम क्या बोल सकते हैं, BC के इक्वल आएगा। BC इसमें क्या हो गया, पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड करें, ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं। तो ये देखो राइट ट्रायंगल दिख रहा है ABC, इसमें ये एंगल थीटा है, थीटा की अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर,
और 90 की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। तो मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूं कि साइन थीटा इक्वल्स टू, आप इसमें बोल सकते हैं परपेंडिकुलर में कौन है, थीटा का अपोजिट साइड यानी कि VC, और C के अपोजिट में AB, तो AB इसका परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा इक्वल्स टू, अच्छा BC तो मैंने पाथ रेफरेंस से बोला है यानी कि डेल एक्स हो गया, और जो AB है वो क्या है, स्लिट की विड्थ है, उसको अपन A लिख सकते हैं। तो यहां से अपन डेल एक्स निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा A, इधर मल्टीप्लाई कर देना तो A साइन थीटा के इक्वल आएगा। ये YD ऐसी में आ रहा था D साइन थीटा, यहाँ पे आ रहा है A साइन थीटा, तो हमने यहाँ पे पाथ डिफरेंस फाइंड कर दिया। इसको मैं रफ कर देता हूं, ये आपको समझाया मैंने कि सेंटर ब्राइट किस टाइप से आएगा, फ्रिंज विड्थ कहां मिलेंगी, और उसी की पोजीशन फाइंड करने का ये डेरिवेशन हम कर रहे हैं। अच्छा, इसका थ्योरी तो आप लिख लेंगे, तो थ्योरी में क्या लिखना है, अरे जो डायग्राम में बनाया हुआ है वही सब आपको लिख देना है। इसमें YDSE में आपको नोट करवाया था मैंने थोड़ा सा कि यहाँ पे AB क्या है, AB हमारे पास एक स्लेट है और स्क्रीन जो है हमने D डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और जो पॉइंट हमने लिया था वो कितनी डिस्टेंस पे है, तो Y डिस्टेंस ऊपर है। तो आप इस टाइप से इसमें लिख सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब पाथ डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया जो कि हमारे पास आ गया A साइन थीटा के इक्वल आया। ओके, अब मुझे ये बताना है कि यहां पर फर्स्ट ब्राइट कहां पे आएगा, फर्स्ट डार्क कहां पे आएगा, तो इसकी ब्राइट और डार्क की हमें पोजीशन फाइंड करनी है। चलिए कर लेते हैं। तो यहां पे लिखता हूं मैं A साइन थीटा इक्वल्स टू डेल एक्स। आपको मालूम है कि एंगल अगर स्मॉल है, फॉर स्मॉल एंगल, इसको रफ करो, यहां पे लिखते हैं फॉर स्मॉल एंगल जो थीटा है उसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा एंड टेन थीटा। थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा एंड टेन थीटा। कब कर सकते हैं, स्मॉल एंगल्स में। तो फॉर स्मॉल एंगल, अगर एंगल स्मॉल है तो आप साइन थीटा की जगह पे थीटा लिख सकते हैं, तो थीटा इक्वल्स टू डेल एक्स। और थीटा फाइंड करना मतलब एंगुलर पोजीशन फाइंड करना, तो ए चला जाएगा डिवाइड में, तो डेल एक्स अपॉन ए, ये अपना मेन फॉर्मूला आ गया, इससे हम कोई सा भी बना लेंगे। फिर हम बात करेंगे इसमें कि साइन थीटा की जगह पे, क्योंकि आपके पास है ए साइन थीटा इक्वल्स टू डेल एक्स, साइन थीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं टेन थीटा। तो यहाँ पे रखता हूं मैं टेन थीटा इक्वल्स टू डेल एक्स। अच्छा, ये टेन थीटा क्या होता है, आप देखो एक राइट ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ये देखो, ये राइट ट्रायंगल देखें PO, और यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिया मैंने, इसको एक काम करते हैं D नाम दे देते हैं। तो ट्रायंगल POD, तो इसमें आप देखेंगे कि थीटा एंगल ऊपर जाएगा, तो ये एंगल थीटा है। ये वाला ट्रायंगल देखिए आप, इसको डार्क करके दिखा दिया मैंने, ये एंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो आप। तो इस ट्रायंगल में ये थीटा एंगल है, थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और पास वाला साइड यानी कि बेस। तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बाय हो जाएगा इसमें परपेंडिकुलर, और ये जो बेस है वो तो D के इक्वल है, तो ये हो जाएगा बेस, और ये आ जाएगा आपका डेल एक्स। अब जैसे आपको बाय फाइंड करना हो तो आप लिखेंगे डेल एक्स, अच्छा D ऊपर चला जाएगा और जो A है वो नीचे आ जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगी पोजीशन। अब आपको यहाँ पे रखना क्या है, तो यहाँ पर आपको रखना है बस पाथ डिफरेंस रख देना है। अब यहाँ पे याद रखो, डिफ्रैक्शन आप पढ़ रहे हो तो डिफ्रैक्शन में क्या होता है, YDSE का उल्टा करना है। क्या करना है, YDSE का उल्टा करना है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आया था, यानी कि जो ब्राइट फ्रिंजेस आपको मिली थी वो n लैम्डा पे मिल रही थी। क्या मिल रही थी, n लैम्डा पे, बट यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस आपको n लैम्डा पे नहीं मिलेंगी बल्कि डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी n लैम्डा पे। पाथ रेफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्डा फॉर दी, किसके लिए, डार्क फ्रिंजेस के लिए। तो वहां ब्राइट पे जो आ रहा था वो डार्क पे आएगा। अच्छा, डार्क फ्रिंजेस वहां पे कहां मिल रही थी, सॉरी ब्राइट फ्रिंजेस कहां मिल रही थी YDSE में, तो ब्राइट आपको n लैम्डा पे मिल रही थी, और डार्क कहां पे मिल रही थी, तो डार्क मिल रही थी 2n - 1 लैम्डा अपॉन 2 पर।
यानी कि फर्स्ट डार्क कहाँ आया था, लैम्डा अपॉन 2 पर आया था। सेकंड डार्क कहाँ पे आ रहा था, 3 लैम्डा अपॉन 2 पे आ रहा था। तो वहां पे डार्क आ रहा था, यहाँ पे ब्राइट आएगा, यानी कि फर्स्ट ब्राइट कहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका फर्स्ट डार्क वहां पे आया था लैम्डा अपॉन 2 पर, तो यहाँ फर्स्ट ब्राइट लैम्डा अपॉन 2 पे नहीं आएगा, फर्स्ट ब्राइट आएगा 3 लैम्डा अपॉन 2 पर। अब वो क्यों आएगा वो मैं समझाता हूं आपको। देखिए, तो एक काम करते हैं, ब्राइट को हम बाद में कर लेंगे, पहले डार्क को समझ लेते हैं। मैं बता रहा हूं लीनियर पोजीशन फॉर फर्स्ट डार्क। तो ये डार्क वाला आसान है, डार्क में कुछ ध्यान नहीं रखना है, YDSE का उल्टा कर देना है। तो फर्स्ट डार्क बताइए कहां पे आएगा। तो फर्स्ट डार्क के लिए आपको क्या करना है कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो आपको लैम्डा रख लेना है, पाथ डिफरेंस लैम्डा। बाकी ये क्या चल रहा है, D अपॉन ए, ये आ गया फर्स्ट डार्क। अच्छा, सेकंड डार्क चाहिए तो क्या करेंगे, सेकंड डार्क के लिए पाथ डिफरेंस रख लेंगे 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा D अपॉन ए, ये आपको मिल जाएगा। तो हमने YDSE का उल्टा कर दिया डार्क फ्रिंजेस के लिए। अब हम देखते हैं nth डार्क। तो nth डार्क कहां पे आएगा, तो n लैम्डा D अपॉन ए पर आ जाएगा। क्लियर, ओके। अब देखो आप ब्राइट, अब हमें चाहिए फर्स्ट ब्राइट। यहां थोड़ा सोचने वाली बात है, आपको पता है, मैं फिर से बनाता हूं एक स्लिट, और ये लाइट बैंड होगा, ज्यादा बैंड नहीं करना है मुझे। तो ये लाइट को हमने बैंड कर दिया, ये आ गया आपका सेंट्रल ब्राइट, यहां से यहां तक, ये हो गया सेंट्रल ब्राइट। चलो, कितना एंगल ऊपर जाना पड़ा, मान लो थीटा एंगल। अब ये देखिए, यहां पे आपको मिलेगा पहला डार्क, ब्राइट के बाद क्या आएगा, डार्क आएगा। अब पहला डार्क सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे आया बताइए, मतलब पहले डार्क के लिए डिस्टेंस की हम बात बाद में करेंगे, पहले डार्क के लिए जो आपका पाथ रेफरेंस आया वो कितना आया, लैम्डा के इक्वल आया। तो आप ये समझ लो कि इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, लैम्डा का डिफरेंस आ रहा है, पाथ डिफरेंस। भाई इसका और इसका यहां से लाइट जाएगी, इसमें पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा। अब ये जो सेकंड वाला है इसमें कितना आ रहा है, तो 2 लैम्डा का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि पाथ डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। ऊपर जाने पर पाथ डिफरेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये थर्ड जो डार्क आएगा उसमें कितना होगा, 3 लैम्डा का पाथ डिफरेंस होगा। अब जरा सोचो कि ये जो फर्स्ट ब्राइट आपको देखने को मिलेगा, ये हो गया फर्स्ट डार्क, ये सेकंड डार्क और ये थर्ड डार्क। अब जो फर्स्ट ब्राइट है ये तो बीच में आ गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट ब्राइट। फर्स्ट ब्राइट का पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। अगर YDSE का उल्टा करोगे तो डार्क, पहला डार्क किस में आ रहा था, वहां पे लैम्डा अपॉन 2 पर, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे पहला ब्राइट लैम्डा अपॉन 2 पे आना चाहिए, बट लैम्डा अपॉन 2 नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे लैम्डा अपॉन 2 लिया तो ये जो पाथ डिफरेंस ऊपर जाने में बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। भाई यहाँ लैम्डा था, यहाँ 2 लैम्डा, यहाँ 3 लैम्डा, तो बीच में लैम्डा अपॉन 2 थोड़ी आएगा, लैम्डा के बाद बढ़ना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, तो लैम्डा अपॉन 2 तो कम हो गया ना, तो आप लैम्डा अपॉन 2 नहीं ले सकते, तो उसको छोड़ दो। उसके अगला वाला कौन सा था, उसके बाद था 3 लैम्डा अपॉन 2। क्या था, 3 लैम्डा अपॉन 2। बस यही याद रखो कि पहला वाला जो ब्राइट होता है वो 3 लैम्डा अपॉन 2 पर आता है, बस उसके बाद चलता रहेगा। 3 के बाद अगला कौन सा आया था बताओ, 5 लैम्डा अपॉन 2, ऐसे ही अगला 7 लैम्डा अपॉन 2। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि जो फर्स्ट ब्राइट आपको मिलता है वो लैम्डा अपॉन 2 नहीं लिखेंगे हम, फर्स्ट ब्राइट में क्या लिखेंगे, तो यहां पर जो फॉर्मूला है आपका देख लो, इसमें पाथ रेफरेंस रखना है, तो पाथ रेफरेंस रखेंगे अपन 3 लैम्डा अपॉन 2, और ये D/A साथ में चल रहा है, चलता रहेगा। ऐसे ही मुझे बताना हो सेकंड ब्राइट, तो सेकंड में एक बढ़ा लेंगे, तो 5 लैम्डा अपॉन 2 और D/A। अब nth बताना हो तो nth ब्राइट के लिए हम एक काम करेंगे, इसमें 2n-1 करते थे पहले, लेकिन अब 2n+1 कर देंगे इसमें। तो क्या करेंगे, 2n+1 लैम्डा अपॉन 2 और D/A, इससे आपको मिल जाएगा। ये फॉर्मूला है nth ब्राइट का। थोड़ा सा चेंज है, YDSE का जस्ट उल्टा करना था हमें, बस थोड़ा सा में चेंज रखो ब्राइट वाले में। फर्स्ट ब्राइट आपको मिलेगा 3 लैम्डा अपॉन 2 पर।
क्योंकि लैम्डा अपॉन 2 नहीं ले सकते, वो गलत हो जाएगा। जैसे आपको 1 रखना है तो यहां रखिए 1, 2 + 1 3, तो ऑटोमेटिक आएगा 3 लैम्डा अपॉन 2। ये एक जनरल फॉर्मूला आपको मिल गया, ये डार्क का जनरल फॉर्मूला आ गया। क्लियर है? अच्छा, इसमें फ्रिंजेस जो बनेंगे उनकी विड्थ कैसे निकालें? तो फ्रिंज विड्थ निकाल लेते हैं। फ्रिंज विड्थ, तो आपको मालूम है कि अगर आपको डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालना हो तो 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट की पोजीशन को माइनस कर लो, और ब्राइट की निकालना हो तो डार्क वाले को माइनस कर लो। तो पहले भी हमने यही किया था। अब जैसे मैं निकालता हूं डार्क फ्रिंज विड्थ, डार्क फ्रिंज विड्थ, डार्क फ्रिंज विड्थ के लिए क्या करेंगे? डार्क फ्रिंज विड्थ के लिए हम ब्राइट वालों को माइनस करेंगे। तो ब्राइट कौन से हैं? ये वाले। तो सेकंड और फर्स्ट ये कंसेक्यूटिव है, तो सेकंड ब्राइट की पोजीशन में से फर्स्ट ब्राइट की पोजीशन माइनस कर दो तो आपको डार्क फ्रिंज की विड्थ मिल जाएगी। चलो, तो सेकंड वाले की कितनी आई थी बताइए? तो 5 लैम्डा अपॉन 2 d/a, और सेकंड वाले की कितनी आई थी? सॉरी, फर्स्ट वाले की क्या आई थी? तो 3 लैम्डा अपॉन 2 d/a। इनको माइनस करेंगे, देखो कुछ कॉमन आ रहा है, तो लैम्डा d अपॉन 2a, लैम्डा d अपॉन 2a, इसको कॉमन निकाल लो। तो लैम्डा d अपॉन 2a को कॉमन लिया और 5 - 3 किया तो 2 आ गया। कितना आया? 2। 2 से ये 2 कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा लैम्डा d अपॉन a। क्लियर है? तो डार्क फ्रिंज की विड्थ हमने फाइंड कर दिया, तो हमने क्या किया? सेकंड ब्राइट में से फर्स्ट ब्राइट को माइनस कर दिया। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं इसमें ब्राइट फ्रिंज विड्थ, ब्राइट फ्रिंज विड्थ। अब ब्राइट फ्रिंज विड्थ में क्या करेंगे? आपको डार्क वालों को माइनस करना है, तो सेकंड डार्क में से फर्स्ट डार्क को माइनस कर लेंगे। सेकंड डार्क बताइए कहां पे आया था? तो ये आया था आपका 2 लैम्डा d अपॉन a पर, और फर्स्ट डार्क कहां पे आया था? लैम्डा d अपॉन a पर। तो 2 लैम्डा d अपॉन a में से माइनस कर दो 1 लैम्डा d अपॉन a, तो ये बचेगा आपका लैम्डा d अपॉन a। क्या दोनों की सेम विड्थ आ रही है? फ्रिंज विड्थ आपको देखिए सेम मिलेगी। कितना आएगा? लैम्डा d अपॉन a, और यहां भी लैम्डा d अपॉन a, दोनों की फ्रिंज विड्थ सेम है। इसको हम लिखते हैं बीटा। तो बीटा इक्वल्स टू लैम्डा d अपॉन a। अच्छा, पहले क्या आ रहा था YDAC में फ्रिंज विड्थ? लैम्डा d अपॉन d आता था। यहाँ पे आपको a मिलेगा, जो आपकी स्लिट है उसकी विड्थ है a, d का मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, और लैम्डा तो आपको पता है वेवलेंथ। तो फ्रिंज विड्थ देखिए किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रिंज विड्थ आपको उसकी विड्थ ज्यादा मिलेगी, और डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये डिस्टेंस आप ज्यादा रखोगे तो विड्थ ज्यादा मिलेगी, और जो a है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर a की वैल्यू कम होगी तो विड्थ आपको ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया कि फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन कैसे करना है। तो देखें आप इसमें कहीं भी कोई भी डाउट हो, और मैं इसका एंगुलर पोजीशन भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि एंगुलर पोजीशन में क्या करना है। देखो, एंगुलर पोजीशन में हम क्या फाइंड करेंगे? थीटा फाइंड करेंगे। तो अपन निकाल लेते हैं एंगुलर पोजीशन किसके लिए बताइए? तो हम निकालते हैं फर्स्ट डार्क के लिए। तो फर्स्ट डार्क का फॉर्मूला ये है, आपको रखना है फर्स्ट डार्क का पाथ डिफरेंस। तो आपको पता है YDAC का उल्टा होता है, तो फर्स्ट डार्क का हो जाएगा लैम्डा, तो लैम्डा अपॉन a, यहाँ पे रख देंगे अपन लैम्डा अपॉन a। ऐसे ही अपन को चाहिए सेकंड डार्क के लिए, सेकंड डार्क का होता है 2 लैम्डा अपॉन a, तो ये रख दो यहाँ पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा। ऐसे ही अपने को चाहिए एंगुलर पोजीशन फॉर nth डार्क, तो यहाँ पे रखेंगे हम n लैम्डा अपॉन a। ये जनरल फॉर्मूला आ गया। अब एंगुलर पोजीशन किसके लिए फाइंड करें? हम फाइंड करते हैं फर्स्ट ब्राइट के लिए।
तो फर्स्ट ब्राइट का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होता है, तो वो होता है 3 लैम्डा अपॉन 2, और ए तो पहले से ही था, चलो ये आ गया। ऐसे ही अपन को चाहिए अब सेकंड ब्राइट, तो सेकंड ब्राइट का होता है 5 लैम्डा अपॉन 2a, ये आ गया। अपने को चाहिए nth ब्राइट, तो nth ब्राइट का कितना हो जाएगा, तो nth ब्राइट में हम क्या करेंगे, यहां हो जाएगा आपका 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a, ये हो जाएगी इसकी एंगुलर पोजीशन। तो सेम था, आपको यहाँ पे बस पाथ डिफरेंस रख देना है सभी का। तो nth ब्राइट का कितना होता है 2n+1 लैम्डा अपॉन 2, और a तो पहले से ही था, ये आ गया। अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकाल देते हैं। वो लीनियर विड्थ निकाला था पहले हमने, अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ के लिए हम क्या करेंगे, चलो अब पहले हम निकालते हैं किसके लिए, जैसे डार्क का निकालना है तो ब्राइट को माइनस करेंगे, ब्राइट का निकालना हो तो डार्क का माइनस करेंगे। दोनों का सेम आता है, मैं कोई सा एक करवा देता हूं, तो मैं आपको बीटा बोल देता हूं यहाँ पे एंगुलर फ्रिंज विड्थ, और सेकंड लेते हैं पहले, तो सेकंड डार्क में से हम फर्स्ट डार्क को माइनस कर लेते हैं। तो आप देखिए सेकंड डार्क कितना आया था आपका 2 लैम्डा अपॉन ए, और उसमें से माइनस करेंगे आप लैम्डा अपॉन ए, तो आपको मिल जाएगा लैम्डा अपॉन ए, ये हो जाएगी एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना आ गया, लैम्डा अपॉन ए, लैम्डा अपॉन ए मिल जाएगा। यानी कि जो हम थीटा की बात कर रहे थे, तो थीटा जो होता है हमारे पास, तो थीटा कितना होगा, तो लैम्डा अपॉन ए के इक्वल आ जाएगा एंगुलर फ्रिंज विड्थ, यानी कि थीटा कितना होगा, लैम्डा अपॉन ए। अब यहां पर यह है कि आपको सेंट्रल ब्राइट चाहिए, तो सेंट्रल ब्राइट की जो फ्रिंज विड्थ होती है वो डबल होती है। डबल क्यों होती है कि अगर एंगल यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, और जो यहाँ पे दोनों का टोटल आप देखोगे तो टोटल आपको कितना एंगल मिलेगा, यहाँ से 2 थीटा के इक्वल मिलेगा। तो इस बात को याद रखें, यहाँ पे सभी फ्रिंजेस का जो विड्थ है वो सेम नहीं रहेगा, सेंटर वाले का डबल होगा, बाकी और सभी का सेम रहेगा। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये भी नोट करने वाला है कि जो फ्रिंज विड्थ होता है सेंटर वाले का डबल होता है एज कंपेयर टू अदर्स, अदर की विड्थ से इसका विड्थ डबल आएगा। तो लैम्डा अपॉन ए होता है, तो सेंटर वाले का होता है 2 लैम्डा अपॉन ए, क्योंकि ये 2 थीटा है, तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन ए। तो देख लें आप, मैंने आपको इसमें समझा दिया कि पोजीशन ऑफ nth ब्राइट और nth डार्क कैसे फाइंड करना है, फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, तो लैम्डा अपॉन ए, ये भी हमने देख लिया। अब देखिए डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट में आपको मैंने पोजीशन फाइंड करवा दिया, पोजीशन ऑफ nth डार्क nth ब्राइट, और फ्रिंज विड्थ का भी हमने डेरिवेशन कर लिया, फॉर्मूला देख लिया, एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी हमने देख लिया कितना आया। अब हम समझते हैं इंटेंसिटी का क्या होगा। अच्छा, ये तो आपको मालूम है कि सेंट्रल जो ब्राइट होता है उसकी जो विड्थ होती है वो डबल होती है एज कंपेयर टू अदर्स। अब ये समझ रहे हैं कि जो इंटेंसिटी होती है वो क्या सभी का इंटेंसिटी सेम रहेगा, क्या सभी ब्राइट फ्रिंजेस का इंटेंसिटी सेम होगा या डिफरेंट होगा, क्योंकि YDSE में आपने देखा था कि जो ब्राइट फ्रिंजेस का इंटेंसिटी आपको मिला था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ब्राइट फ्रिंजेस सभी का सेम आया था, और कोहेरेंट सोर्स थे और नियरली दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड था, तो इंटेंसिटी आ रहा था 4I के इक्वल। यहां पे कितना इंटेंसिटी आएगा उसको समझते हैं। तो देखो सेंटर में जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है 0, तो वहां पर आपको इंटेंसिटी मिलेगी मैक्सिमम, तो ये मिलती है मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसके बाद फिर इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, इसके बाद अगली वाली विड्थ में और डिक्रीज कर जाएगी। तो जो फ्रिंज विड्थ मिलती हैं उनका इंटेंसिटी क्या होता है, जैसे सेंटर से आप जाओगे किसी भी साइड तो वो इंटेंसिटी डिक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पे देखो 0 है। अब ये देखिए क्या है, फर्स्ट डार्क है तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा लैम्डा, ये आपका फर्स्ट ब्राइट होगा यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा 3 लैम्डा अपॉन 2 का पाथ डिफरेंस। ये आपका
2 लैम्डा हो जाएगा यानी कि सेकंड डार्क, और ये थर्ड डार्क, और ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका सेकंड ब्राइट यानी कि 5 लैम्डा अपॉन 2। सेम इस तरफ आएगा, ये वाले आप नेगेटिव ले सकते हैं, तो ये माइनस लैम्डा, माइनस 2 लैम्डा और माइनस का 3 लैम्डा, और बीच में आप रख लेना इसमें, यहाँ पर ये कितना होगा, माइनस का 3 लैम्डा अपॉन 2 और ये वाला माइनस का 5 लैम्डा अपॉन 2। तो यहाँ भी एक नोट करने वाली बात है कि जो इंटेंसिटी होता है ब्राइट फ्रिंजेस पर आपको सेम नहीं मिलेगा। तो सेंटर में मैक्सिमम होता है, फिर इसके आगे जाने पर आपको मिलता है फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, तो वहां पर इंटेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस डिक्रीज कर जाता है। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया डिफ्रैक्शन। अब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं हम उसको समझते हैं। अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। हमने दोनों को समझ लिया है, इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है। अब उनमें डिफरेंस क्या है उनको समझते हैं। तो देखिए क्या डिफरेंस है इनमें। तो फर्स्ट डिफरेंस की अगर बात करें इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस में हमने क्या लिया था कि टू स्लिट का यूज किया था। तो टू स्लिट हैं यानी कि लाइट के टू सोर्स हैं, तो टू सोर्सेस से लाइट आएंगी और दोनों लाइट किसी एक पॉइंट पे सुपरपोज होंगी, मतलब मिल जाएगी। तो वहां पे जो इंटरफेरेंस होता है, वहां पर जब सुपरपोज होती है लाइट, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। तो मतलब क्या है कि लाइट के टू सोर्सेस से लाइट आएंगी और लाइट वेव सुपरपोज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन में क्या था, एक ही हमने स्लिट का यूज किया था, लाइट का ओनली वन सोर्स था। तो लाइट का एक सोर्स है, तो लाइट के जो एक सोर्स के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, तो वहां से लाइट वेव आती है। तो लाइट इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सेम सोर्स, तो वहां से लाइट आएगा और लाइट सुपरपोज होगा डिफरेंट पॉइंट पर, तो वहां पे क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा। बस यही डिफरेंस है पहला पॉइंट, तो कि इट इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव। तो ये क्या होता है, सुपरपोजिशन होता है टू वेव का, लेकिन कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो वेव कहां से आ रही होती हैं, टू डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट से आती हैं। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, इट इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव और कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ सेम सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट तो एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग पॉइंट से लाइट आती है, तो वहां पे क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है। अच्छा अगला डिफरेंस देखें, तो ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर इक्वल विड्थ। यहां पर आपको मालूम है कि जो फ्रिंज विड्थ का हमने डेरिवेशन किया था, लैम्डा डी बाई डी आया था, तो वो लैम्डा डी बाई डी जो आपको मिला था इंटरफेरेंस वाले केस में, तो सभी की विड्थ वहां पे सेम थी, चाहे वो डार्क हो चाहे वो ब्राइट हो, तो सभी ब्राइट और सभी डार्क फ्रिंजेस की विड्थ आपको कैसी मिली, सेम मिली इंटरफेरेंस में। डिफ्रैक्शन में ऐसा होता है कि जो ब्राइट जो होते हैं उनमें एक सेंटर ब्राइट वाला होता है, तो सेंट्रल ब्राइट की विड्थ डबल होती है बाकी अदर ब्राइट वालों से। बाकी विड्थ सभी का सेम आएगा, बट सेंटर वाले का डबल आएगा, चाहे वो ब्राइट वाले हों दूसरे, फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट, फर्स्ट डार्क सेकंड डार्क, तो जो भी सभी की विड्थ होगी, विड्थ कैसी रहेगी, सबकी सेम रहेगी, बट सेंटर वाले की उन सबसे डबल होती है। तो यहां वही लिखा है कि द विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज ट्वाइस द एनी अदर फ्रिंज विड्थ। तो कोई सी भी अदर फ्रिंज विड्थ आप देखते हैं तो उसके कंपेयर में विड्थ जो सेंटर वाले का होता है वो डबल होता है। एक ये डिफरेंस हो गया। अच्छा ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर सेम इंटेंसिटी, तो ये भी क्लियर है कि जो इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजेस आपको मिल रहे थे, ब्राइट फ्रिंजेस जो आपको मिले थे, उन सभी की इंटेंसिटी सेम थी। कोई सा भी ब्राइट आप देखो, फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट थर्ड ब्राइट, सभी की इंटेंसिटी सेम आ रही थी। बट डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है कि द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस डिक्रीजेस as we move away from center bright fringe on either side। तो सेंटर वाले की जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, फिर आप इससे दूर जाते हैं किसी भी साइड, चाहे आप ऊपर जाओ चाहे आप नीचे जाओ, किसी भी साइड आप जाएंगे तो सेंटर वाले के दूर जाने से फर्स्ट ब्राइट आएगा सेकंड ब्राइट आएगा, तो उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज होने लगती है। तो फर्स्ट ब्राइट की कुछ कम हो जाएगी, सेकंड की और कम हो जाएगी, तो इंटेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो वही लिखा है कि इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज ब्राइट फ्रिंजेस डिक्रीज as we move away from center bright fringe on either side। दोनों तरफ ऐसा होगा। अच्छा एक बात और है कि जो डार्क फ्रिंजेस आपको मिलती हैं वो परफेक्टली डार्क होती हैं इंटरफेरेंस में।
तो डार्क है तो डार्क रहेगा, मतलब एक ज्यादा डार्क शेडो बनेगी वहां पे, किसमें, इंटरफेरेंस में। लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा होता है कि जो डार्क फ्रिंजेस होती हैं आर नॉट परफेक्टली डार्क, तो पूरी तरीके से डार्क नहीं होती हैं। आप ये बोल सकते हैं कि यहां पे लाइट ज्यादा है और यहां पे लाइट थोड़ी कम है, बट इट इज नॉट अ परफेक्टली डार्क, तो यहां पे परफेक्ट डार्क नहीं मिलेंगी आपको। तो रीजन ऑफ डार्क फ्रिंजेस आर नॉट परफेक्टली डार्क। एक बात और है कि यहां पे जो हमने एंगल लिया था लैम्डा अपॉन डी, ये जो एंगल आपको मिला था पहला एंगल लैम्डा अपॉन डी एंगल, तो लैम्डा अपॉन डी पर आपको सबसे पहले क्या मिलता था, फर्स्ट ब्राइट मिलता था। यहां पे क्या मिलता था, लैम्डा अपॉन डी जो एंगल था वहां पे क्या मिल रहा है, फर्स्ट ब्राइट मिल रहा था। बाकी यहां पे लैम्डा अपॉन ए का जो एंगल होता है वहां पे आपको फर्स्ट डार्क मिलता है। तो मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर एंगल की हम बात करें तो कितना एंगल चलने के बाद आएगा, तो जो एंगल हमने देखा कि लैम्डा अपॉन डी, तो इस एंगल पर आपको मिलता है फर्स्ट ब्राइट, और जबकि लैम्डा अपॉन ए वाले एंगल पे डिफ्रैक्शन में क्या मिलता है आपको, फर्स्ट डार्क मिलता है। अब हम एक टॉपिक और स्टडी करेंगे, फ्रेस्नेल डिस्टेंस। ये फ्रेस्नेल डिस्टेंस क्या होता है, देखिए आपको मालूम है कोई भी हमारे पास एक स्लिट है और उस स्लिट से आप लाइट पास करते हैं तो लाइट बेंड होता है, यानी कि लाइट का डिफ्रैक्शन होता है। लाइट बेंड होता है तो लाइट कितना बेंड होगा, जैसे मान लो ये लाइट का ओरिजिनल पाथ था, लाइट यहाँ पे एंटर होना था, लेकिन लाइट बेंड होने के बाद इस तरीके से बेंड हुआ और लाइट यहां से, लाइट को यहां पे जाना था लेकिन लाइट यहां पे जाके स्ट्राइक किया। मान लो कोई स्क्रीन है, लाइट अगर सीधा जाता तो यहाँ पे टकराता, लेकिन लाइट बेंड हुआ और बेंड होने के बाद लाइट यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, तो ये इतना इसमें बेंडिंग हुआ। आपको यहाँ पे ये देखना है कि फ्रेस्नेल डिस्टेंस किसको बोलेंगे, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन होता है वो अपर्चर के विड्थ के इक्वल हो, इसको हम y मान लेते हैं। ये यहाँ पे इसका यहाँ पे स्ट्राइक करना था लेकिन वो यहाँ पहुंच गया, तो कितना बेंड हुआ, बाय डिस्टेंस बेंड हो गया। ये जो डिफ्रैक्शन हुआ है यानी कि लाइट का बेंड हुआ है, तो ये बेंडिंग किसके इक्वल होना चाहिए, अपर्चर की विड्थ के इक्वल होना चाहिए। तो अगर बेंडिंग अपर्चर की विड्थ के इक्वल होता है तो जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करता है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस लाइट ने ट्रेवल किया और वो बेंडिंग किसके इक्वल हुआ, अपर्चर की विड्थ के इक्वल हुआ, तो उस डिस्टेंस को ही हम क्या बोल देते हैं, फ्रेस्नेल डिस्टेंस। नहीं आया समझ में, अरे भाई सीधी बात है कि लाइट यहां से आ रहा था, धीमे धीमे लाइट बेंड होने लगा, लाइट आगे बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बेंड भी हो रहा है। अब देखो बेंड होगा क्या, जैसे जैसे आप इसको नीचे लेके जाओगे तो ये बेंडिंग तो बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे देखो डिस्टेंस बहुत ज्यादा बेंड हो जाएगी, और जाओगे और ज्यादा बेंड हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसकी जो बेंडिंग है वो अपर्चर की विड्थ के इक्वल हो जाए। इसको ऐसे समझते हैं डायग्राम बना के, तो मान लो कि हमारे पास ये कोई भी अपर्चर है और ये डिस्टेंस को अपन डी मान लेते हैं, चलो इसको डी मानो, ए मानो, जो भी आपको मानना है, और ये सामने अपन एक स्क्रीन लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दिया, सिंगल स्लिट है तो एक काम करते हैं, स्लिट वाले में ए माना था, मैं फिर से मान लेता हूँ। तो ये मान लो लाइट का ओरिजिनल पाथ है, बट लाइट जो है यहाँ पे बेंड हुआ और बेंड होने के बाद लाइट यहाँ पहुंचा। अब ये जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक का जो इसमें डिफ्रैक्शन हुआ, बेंडिंग हुआ, उसको बाय मान लेते हैं, ये डिस्टेंस को हम डी मानते हैं। स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस डी है और जो स्लिट का विड्थ है वो ए है। क्लियर। अब आपको मालूम है कि जो विड्थ होती है, फ्रिंज विड्थ, हमने जो डेरिवेशन किया था लीनियर फ्रिंज विड्थ का, तो उसमें हमने ये पोजीशन फाइंड किया था, ये वाई डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो वाई होता है आपका लैम्डा डी अपॉन ए के इक्वल। लीनियर में कितना होता है, y इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन ए, और एंगुलर में लैम्डा अपॉन ए के इक्वल आता है। तो ये जो यहाँ पे डिफ्रैक्शन हुआ है यानी कि कितना विड्थ यहाँ पे जो बेंडिंग हुई है लाइट की, वो लैम्डा डी अपॉन ए के इक्वल आती है। लेकिन फ्रेस्नेल डिस्टेंस किसको बोलेंगे, तो अगर ये बेंडिंग अपर्चर की विड्थ के इक्वल हो, अपर्चर की विड्थ हमने कितना माना है, ए, तो अगर ये जो लाइट बेंड हुआ था वो किसके इक्वल हो जाएगा, अपर्चर की विड्थ के इक्वल हो जाएगा। तो उस टाइम पर लाइट ने जो डिस्टेंस से ट्रेवल किया यहां से यहां तक का डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को ही हम क्या बोल देंगे, फ्रेस्नेल डिस्टेंस, यानी कि डी एफ बोल देंगे। तो डी की जगह क्या लिखा जाएगा फिर,
DF लिखा जाएगा। तो मीनिंग समझ में आया। अगर ये स्क्रीन को आप पीछे कर दोगे, यहाँ पे कर दोगे, तो ये लाइट और यहाँ पे जाओगे आप तो ये डिस्टेंस ज्यादा बेंड होगी, लाइट ज्यादा बेंड हो जाएगा यहाँ पर। तो वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि कितना डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना पड़ेगा जिससे कि जो बेंडिंग है वो अपर्चर की विड्थ के इक्वल होना चाहिए। हालांकि अभी डायग्राम में देखोगे तो आपको ये कम दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, मतलब मुझे स्क्रीन को थोड़ा और पास करना था, ये इसके इक्वल मतलब यहाँ पे होगा शायद, तो यहाँ स्क्रीन लगाना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो कौन सी डिस्टेंस होगी? फ्रेजनल डिस्टेंस। तो क्लियर है बात। अभी जनरल मैंने बना लिया, फॉर्मूला आपके सामने है, लेकिन ये जो y है वो किसके इक्वल हो जाए? a के इक्वल। अब ये विड्थ a था तो यहाँ भी देखो ये कितना गैप होगा, ये आपका a के इक्वल आएगा। और ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि यहाँ पे जो बेंडिंग है वो किसके इक्वल हो गया? अपर्चर की विड्थ के इक्वल बेंड हो रहा है। और अगर ऐसा है तो उस टाइम पर लाइट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? फ्रेजनल डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस होगा फ्रेजनल डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट बेंड कितना हुआ? अपर्चर की विड्थ के इक्वल हुआ। तो अब तो क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे y की जगह पे हम फॉर्मूले में क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं। और ये लैम्डा d अपॉन a चल रहा है, a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर, और ये क्या है? लैम्डा, अच्छा यहाँ पे df लिखना था तो ये df। अब लैम्डा डिवाइड में चला जाएगा तो df इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन लैम्डा। तो ये फ्रेजनल डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला भी आपको मिल गया, देखो यहाँ से। तो फ्रेजनल डिस्टेंस मतलब क्या होता है? डिस्टेंस कितना डिस्टेंस चलने के बाद जो बेंडिंग है यानी कि डिफ्रैक्शन है वो किसके इक्वल हो? अपर्चर की विड्थ के इक्वल हो। डेफिनेशन में क्या लिखा है? द डिस्टेंस एट विच द डिफ्रैक्शन ऑफ अ बीम इज इक्वल टू साइज ऑफ अपर्चर। डिफ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? साइज ऑफ अपर्चर के, उसको बोलेंगे हम फ्रेजनल डिस्टेंस। एक बात और समझना कि अगर यहां पर जो बेंडिंग है अपर्चर की विड्थ से कम हो, यानी कि इस तरफ अगर ये बेंडिंग अपर्चर की विड्थ से कम हो तो वहां पर रे ऑप्टिक्स डोमिनेंट होता है। भाई रे ऑप्टिक्स क्या बोलता है? कि लाइट चलेगा स्ट्रेट लाइन में, और वेव क्या बोलता है? कि लाइट बेंड हो जाएगा। अगर लाइट थोड़ी बहुत अगर बेंड हो तो हम उसको रे मान सकते हैं, मतलब रे ऑप्टिक्स में ट्रीट कर सकते हैं, लाइट का आप पार्टिकल नेचर मान सकते हो। ठीक है, अगर लाइट कम बेंड हो रहा हो, कम कितना? अगर ये फ्रेजनल डिस्टेंस से कम अगर बेंड होता है यहां पर, तो डीएफ हमने फाइंड कर लिया ये। तो इससे डिस्टेंस अगर कम लेके चल रहे हैं आप, यानी जो बेंडिंग है वो अपर्चर की विड्थ से अगर कम बेंड होती है, अगर डिस्टेंस आपका फ्रेजनल डिस्टेंस से अगर कम है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं कि अगर ये डी जो है अगर वो लेस होता है किससे? फ्रेजनल डिस्टेंस से, तो वहां पे रे ऑप्टिक्स डोमिनेंट होता है। कौन सा ऑप्टिक्स? रे ऑप्टिक्स डोमिनेंट होगा, यानी कि लाइट को अपन रे की तरह ट्रीट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग कम हुई, थोड़ी बहुत लाइट बेंड होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइट को आप रे मान के काम करें, पार्टिकल नेचर की तरह काम होगा। एक मान लेंगे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हो रहा है, लेकिन यहीं पर अगर ये डी फ्रेजनल डिस्टेंस से ज्यादा हो जाए, अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो फिर लाइट को आपको वेव मानना पड़ेगा। तो यहां पर वेव ऑप्टिक्स डोमिनेंट होता है, वेव ऑप्टिक्स, ये होता है वेव ऑप्टिक्स डोमिनेंट। तो क्लियर बात समझ में आ गई। तो फ्रेजनल डिस्टेंस क्या होता है? अगर फ्रेजनल डिस्टेंस से अगर कम डिस्टेंस आपके पास है तो वहां पर रे ऑप्टिक्स डोमिनेंट होगा, लाइट को आपको रे मान लेना है। और अगर ये डिस्टेंस फ्रेजनल डिस्टेंस से ज्यादा हो जाए तो वहां पे आपको लाइट को वेव मानना है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।